स्लाइड नहीं हो रहा, यहाँ पर ये स्लाइड नहीं हो रहा, यहाँ पर ये स्लाइड नहीं हो रहा, यहाँ पर अब स्लाइड हुआ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका आदित्य भैया एंड दिस इज आदित्य क्लासेस। तो आज इन आवर रिवीजन सीरीज हम करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्लास 11th की तीसरी यूनिट। तो अभी इसमें थोड़ा सा समय लगा है हमें। पहले हमने फर्स्ट तो बहुत आसानी थी, जो वीडियो पहले से अपलोडेड थी, सेकंड करी, फिर आगे आ गए थे हम थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक थ्योरी पर, फिर रिडॉक्स किया है, ग्रेविटेशन किया है और अब लॉज ऑफ मोशन। मैंने आपको बोला था सीक्वेंस में जाने के बजाय वी विल गो उन चैप्टर्स पर पहले जिससे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और जिससे क्वेश्चन इजी आते हैं। तो इस वजह से हमने वो वाली यूनिट करी है पहले जो इजी है, अब लॉस ऑफ मोशन कर रहे हैं। इसके बाद हम आगे वर्क एंड एनर्जी पर जाएंगे, जो भी इजी हो, जिससे भी क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और मेनली क्वेश्चंस इजी आते हैं। सो अब हम करेंगे लॉस ऑफ मोशन। सो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। ये अब तक हमारा काम हो चुका है। अभी तक हम काइनेमेटिक्स कर गए, फिर थर्मोडायनेमिक्स की काइनेटिक थ्योरी करी, उसके बाद रिडॉक्स कर लिया, ग्रेविटेशन कर लिया, आज लॉस ऑफ मोशन, कल केमिकल बॉन्डिंग, और उस केमिकल बॉन्डिंग के बाद फिर हम चालू कर देंगे अपने लाइव सेशंस फ्रॉम 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स। सो अब चालू करते हैं हम लॉस ऑफ मोशन। चलिए जी, सबसे पहली चीज आती है फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन में फोर्स। तो फोर्स इज एनी पुश और पुल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ये आपने सबसे बेसिक डेफिनेशन जो पढ़ी थी फोर्स की, वो किसी भी चीज को धक्का लगाओ या किसी भी चीज को खींच लो, उसको हम कहते हैं फोर्स। ठीक है भाई, अब मैंने इसको धक्का लगाया या इसको खींचा, वो फोर्स होगी। सबसे सिंपल डेफिनेशन फॉर्मूला क्या पढ़ा था, F इज इक्वल्स टू ma। ठीक है, इसके अलावा यूनिट क्या पढ़ी है इसकी, फोर्स की यूनिट हो गई न्यूटन, ऐसा यूनिट। एंड अगर इसकी डायमेंशन देखो तो फोर्स की डायमेंशन इज mlt-2। ठीक हो गया। लीनियर मोमेंटम p होता है मास इनटू वेलोसिटी के बराबर। और फोर्स और लीनियर मोमेंटम का रिलेशन देखो तो F इज इक्वल्स टू dp/dt होता है। दिस इज डिफरेंशियल फॉर्म। डिफरेंशियल फॉर्म में ना लिखकर जनरल एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखो तो वो हो जाता है F इज इक्वल्स टू p2 माइनस p1 डिवाइडेड बाय टाइम t, या फिर p फाइनल माइनस p इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम t। फाइनल और इनिशियल का मतलब फाइनल लीनियर मोमेंटम एंड इनिशियल लीनियर मोमेंटम। मतलब अगर हम किसी भी चीज का मोशन स्टडी कर रहे हैं तो उसका शुरुआत में लीनियर मोमेंटम क्या था एंड फाइनली लीनियर मोमेंटम कितना हो गया, वहां से हम इसको स्टडी करते हैं। दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म एंड दिस इज द नॉर्मल एल्जेब्रिक फॉर्म। ठीक, P इज गोस टू mv होता है। फोर्स तो हमने चले किसी भी चीज को धक्का दे खींच लो, फोर्स होता है। मोमेंटम होता है कि हम मोशन को कितना कैरी कर पा रहे हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर आप कभी भी बहुत तेज भाग रहे हो और आप एकदम से रुकने की कोशिश करो, आप नहीं रुक पाते। कई बार होता नहीं, भाग रहे और हमारी बॉडी मोशन में आ रही है और हम आगे आगे गिर जाते हैं, रुकना चाह रहे हैं, रुक नहीं पा रहे और आगे जाके गिर गए। वो मोमेंटम होता है जो हमें आगे लेके जाता है कि हमारा जो नेचुरल फ्लो चल रहा है बॉडी का वो कैसा है। अगर हम आगे चल रहे हैं तो हम चलते चले जाएंगे, अगर हम रुके हुए हैं तो रुके रहेंगे। हमारा जो मोशन है, एक मोशन में हम जैसे कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं उसको मोमेंटम कहा जाता है। तो इसकी यूनिट देखो तो यूनिट इसकी हो जाएगी मास kg एंड वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। तो kg मीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट हो गई। डायमेंशन देखो तो वेलोसिटी इज lt-1 एंड मास होता है m, तो mlt-1। ये इसकी डायमेंशन आ गई। देन द फेमस न्यूटन भाई साहब के लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन ने पहला लॉ दिया था, न्यूटन का पहला लॉ था लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया इज एवरी ऑब्जेक्ट रिटेन्स इट्स स्टेट ऑफ मोशन। ये सिंपल डेफिनेशन है पहले लॉ की कि हर एक ऑब्जेक्ट अपना स्टेट ऑफ मोशन रिटेन करेगा एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ रिटेनिंग द स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया का मतलब जो ऑब्जेक्ट जैसा है वो वैसा ही रहना चाहता है। मतलब अगर मैं अभी रेस्ट पर हूँ, मेरी बॉडी रुकी हुई है, मोशन में नहीं जा रही है इधर उधर, तो मेरी बॉडी की टेंडेंसी है कि मैं रेस्ट पर ही रहना चाहूंगा। अगर मैं मोशन में हूँ तो मेरी बॉडी की टेंडेंसी है कि वो मोशन में ही चलता रहना चाहेगा। दिस इज इनर्शिया। फर्स्ट लॉ स्टेट दैट एवरी ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट और इन कंटिन्यूअस मोशन अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। मतलब कि मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मेरे हाथ में ये स्टाइलस है, ये रखा हुआ है, तो ये अपने आप मूव नहीं करेगा अनलेस एंड अनटिल मैं इस पे कोई फोर्स लगाऊं और इसको मूव करूं।
तो मूवमेंट तभी होगी जब हम कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, तब तक वो अपने यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चलता चला जाएगा या फिर वो रेस्ट पर ही रह जाएगा। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन is the law of momentum, and this is the second law of motion, that rate of change of momentum is directly proportional to the force applied. Third law of motion is action reaction wala, that every action has an equal and opposite reaction, कि अगर आपने किसी को थप्पड़ मारा तो वो सामने से आपको एक को थप्पड़ मार देगा। तो दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आगे इम्पल्स, तो इम्पल्स इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स। कोई भी फोर्स एक जगह पर लगी, उसका इफेक्ट कितना हुआ उसको इम्पल्स कहते हैं। तो इम्पल्स इज मैथमेटिकली रिटर्न एज एवरेज फोर्स इनटू में टाइम। तो एक फोर्स कितने टाइम के लिए लगी है उसको कहते हैं इम्पल्स। ठीक है, एक फोर्स कितने टाइम के लिए अप्लाई हुई इसको कहते हैं इम्पल्स। यूनिट देखो तो फोर्स इनटू टाइम मतलब न्यूटन सेकेंड, और डायमेंशन देखो इसके, तो फोर्स का mlt-2 इंटू टाइम हो जाएगा, तो mlt-1। डायमेंशन किसके सिमिलर है? मोमेंटम के साथ सिमिलर है। ठीक, तो अब फोर्स इनटू टाइम का मतलब हुआ कि अगर मैं इसका एक कर्व बनाऊं, इसका एक मैं कर्व बनाऊं यहाँ पर, और यहाँ पर मैं इधर एक्सिस पे रखूं फोर्स को और इस एक्सिस पे रखूं टाइम को, तो जो भी मेरे पास कर्व बनेगा यहाँ पर, इसका एरिया अंडर द कर्व, मान लो इस टाइम के बीच में मेरे को निकालना है, t1 से लेकर t2 तक मैं मोशन को स्टडी कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये एरिया अंडर द कर्व जितना भी आएगा उसको वो होता है इम्पल्स। यहाँ पर फोर्स टाइम ग्राफ के अंदर एरिया अंडर द कर्व गिव्स इम्पल्स। तो इसको तो आप सीधे सीधे ऐसे जनरलाइज कर सकते हो कि अगर हमारे पास कोई भी चीज इस फॉर्म में आती है कि दैट वन क्वांटिटीज गोज टू द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू क्वांटिटीज, तो उन दोनों क्वांटिटी का ऐसा ग्राफ बनाओ तो एरिया अंडर द कर्व हमेशा वो प्रोडक्ट वाली चीज ही देगा हमें, ये वाली चीज हमेशा आती ही है, हमेशा ही आएगी ये वाली चीज। तो इम्पल्स इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब इम्पल्स को आप कहाँ कहाँ ऑब्जर्व कर सकते हो कि जैसे कि प्लेयर्स की कैचिंग होती है, क्रिकेट अगर आप देखो तो वहां पर अगर इंडियन प्लेयर्स को आप देखो तो इंडियन प्लेयर हमेशा क्या करते हैं, इंडियन प्लेयर हमेशा ऐसे कैच करते हैं बॉल को। ऐसे कैच करने से क्या होता है कि बॉल आ रही है आ रही है आ रही है और ऐसे करके हाथ नीचे लेके जाते हैं और उसको कैच करते हैं। हाथ नीचे लेके जाते हैं तो क्या कर रहे हैं, आप टाइम को बढ़ा रहे हैं। टाइम को बढ़ाने से क्या होगा, इम्पल्स जो फोर्स है वो तो उतनी ही रहेगी, टाइम बढ़ाने से इम्पल्स बढ़ जाएगा, इफेक्ट ऑफ फोर्स रिड्यूस हो जाएगा, हमारे हाथ पे कम चोट लगेगी। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स कैसे करते हैं, ऐसे कैच करते हैं। तो उस स्टाइल ऑफ कैचिंग में क्या होता है, टाइम कम है तो फोर्स का इफेक्ट ज्यादा होता है हमारे हाथ पर, इम्पल्स बढ़ जाता है, इफेक्ट ऑफ फोर्स इंक्रीज हो जाता है, हाथ पे ज्यादा तेज लगती है। हालांकि कैचिंग का बेटर तरीका यही है, ऐसे कैचिंग का बेटर, इससे बेटर है ये वाला तरीका, बट इससे क्या होता है हाथ पे ज्यादा चोट लगती है और हमें क्या आराम पसंद है, हम क्या हाथ पे चोट कम लगनी चाहिए, कैच भले ही छूट जाए। ये दो तरीके होते हैं कैचिंग के, और तीसरा तरीका ये भी होता है। आगे बढ़ो, तो apparent weight in a lift is a next thing। तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गया सब कुछ कि इम्पल्स क्या होता है। अब आगे है apparent weight in a lift। तो अगर मैं एक लिफ्ट है मेरे पास यहाँ पर ही, ठीक है, एक मेरे पास एक लिफ्ट मतलब कि एक एलिवेटर है, और इस एलिवेटर के अंदर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक, ये एक ऑब्जेक्ट रखा है मेरे पास इन एन एलिवेटर। अब जब ये ऑब्जेक्ट मैंने एलिवेटर पे रखा हुआ है तो इसका जो वेट है वो वेट तो डाउनवर्ड ही एक्ट करेगा, तो इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और डाउनवर्ड एक्ट करने का मतलब यहाँ पर आ गया नीचे mg, और जब ये रेस्ट पर है यहीं पर ही तो mg के बराबर इसका एक नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा, वो हो जाएगा इसका नॉर्मल रिएक्शन r। ठीक है, r इज अ नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन का मतलब कि अब ये ग्राउंड कितनी फोर्स उल्टी लगा रहा है, एक्शन एंड रिएक्शन ना। अगर मैं ग्राउंड पे खड़ा हूँ, मैंने फोर्स mg ग्राउंड पे लगा रखी है, तो ग्राउंड भी अपोजिट मेरे ऊपर एक फोर्स लगा रहा है विच इज द रिएक्शन फोर्स, जो कि मेरी फोर्स को बैलेंस करने के लिए लग रही है।
नेट मूवमेंट तो उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा हो जाएगी, बट अगर दो फोर्स बराबर लग रहे हैं तो नेट मूवमेंट नहीं होगा। मैं ग्राउंड पर खड़ा हूँ, ग्राउंड के ऊपर mg फोर्स लगाई है, ग्राउंड ने अपोजिट मेरे ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाया है विच इज एक्जैक्टली इक्वल टू mg, हेंस मैं ग्राउंड पे खड़ा हूँ और मैं ऊपर नीचे कहीं मूव नहीं कर रहा, इस एक्सिस पर मैं कहीं मूव नहीं कर रहा, बिकॉज फोर्सेज वो बैलेंस हो रखी है हमारी। तो ये एक केस है, एलिवेटर है और एलिवेटर पे एक ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पर मास m का, और mg फोर्स ये नीचे लगा रहा है और इसके ऊपर लिफ्ट का जो एलिवेटर का जो फ्लोर है वो फ्लोर इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है r। अब अगर इसके केसेस देखें अगर हम, और इसके केस क्या क्या है कि जब ये एलिवेटर ये मूव करेगा, अब अगर ये एलिवेटर मूव कर रहा है तो मूव करने के इसके पास क्या तरीके हैं, तो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर या नीचे अगर ये मूव कर रहा है, मूविंग अपवर्ड या डाउनवर्ड कैसे भी, बट विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ अगर ये मूव कर रहा है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन नहीं है। जब एक्सटर्नल एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी तो r इज इक्वल टू एम जी ही रहेगा हमेशा, मतलब कि जो हमारा नेट वेट है हमें उतना ही वेट फील होगा अपने पैरों के ऊपर, हमें कोई एक्स्ट्रा वेट या कोई कम वेट फील नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहीं पर अगर मैं केसेस चेंज करूं अपने थोड़े से, केस क्या करूं, मैं एक केस लगा दूं दैट द लिफ्ट इज moving upward with acceleration a which is less than acceleration due to gravity। अब इस केस में क्या है, मेरे पास ये मेरी लिफ्ट है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है, लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन a। जब लिफ्ट ऊपर की तरफ मूव कर रही है तो नेट फोर्स कहाँ जाएगी, नेट फोर्स ऊपर की तरफ लग गई, नेट फोर्स ऊपर की तरफ है तो क्या होगा, इधर दो कंपोनेंट बन रहे थे r और इधर था mg, ठीक है। जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स एक्ट करती है वो वाला कंपोनेंट हमेशा बड़ा होता है, जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स लगेगी वो कंपोनेंट हमेशा बड़ा होगा, तो ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है तो r बड़ा है माइनस mg, बिकॉज ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। अगर नीचे की तरफ फोर्स लगती है तो mg बड़ा हो जाता, तो mg माइनस r लिखते थे, f इज इक्वल्स टू r माइनस mg। तो यहाँ पर क्या हुआ, r इज इक्वल्स टू mg इधर आ जाएगा mg एंड f तो नॉर्मल मास टाइम्स एक्सेलरेशन होता है तो m इंटू a, तो r कितना हो गया m इंटू g प्लस a। मतलब क्या हुआ इसका कि जो हमारा वेट है उससे ज्यादा हमें फील होगा यहाँ पर, बिकॉज एक्सेलरेशन ऐड हो गई, तो जो नॉर्मल रिएक्शन है वो हमें ज्यादा फील होगा, मतलब कि जब भी एलिवेटर ऊपर की तरफ जाता है तो आपको वेट अपना हैवी ही फील होता है, जो कि ट्रू है। यहीं पर एक और केस लगाएं अगर हम, कि अब इस केस में थर्ड क्या है कि जो एलिवेटर है दैट इज मूविंग अपवर्ड की बजाय अब वो जा रही है डाउनवर्ड, तो एलिवेटर इज मूविंग डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन a which is less than the acceleration due to gravity obviously। तो अब इस केस में क्या है, वही एलिवेटर वही डब्बा, वेट mg नीचे जा रहा था, नॉर्मल रिएक्शन r ऊपर लग रहा था, अब एलिवेटर इज गोइंग डाउन विद अ फोर्स विद एन एक्सेलरेशन a। अब एक्सेलरेशन ही नीचे की तरफ, तो नेट फोर्स क्या हो गया, मैंने क्या बोला था, जिस डायरेक्शन में फोर्स उस डायरेक्शन वाला कंपोनेंट ज्यादा, तो यहाँ पर हो जाएगा mg माइनस r। अब mg माइनस r हो गया तो r क्या हुआ, r इज इक्वल्स टू mg माइनस f, इधर माइनस हो जाएगा, ma नेगेटिव माइनस हो गया यहाँ पर, तो r इज इक्वल्स टू m कॉमन g माइनस a, विच मीन्स कि जब एलिवेटर इज गोइंग डाउन, एलिवेटर इज गोइंग डाउन विद एन एक्सेलरेशन a, तो हमें एक्सेलरेशन नेट एक्सेलरेशन थोड़ी कम हो जाती है, एंड हेंस हमें जो वेट है वो हमारे पैरों पर थोड़ा कम फील होता है, हेंस हमें थोड़ा लाइट लगता है, हमें लगता है बॉडी ऊपर की तरफ ऐसे खिंच गई, थोड़ा कम वजन महसूस होता है। ये रीजन है, ये दो चीज आपने हमेशा अपने साथ फील करी होगी जब आप एलिवेटर के अंदर जाते हैं। अगली चीज, अब इसके अंदर थोड़ा एक्स्ट्रा केस डाल दें, एक्स्ट्रा केस क्या डाल दें कि एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन कह रहा हूँ, जो एलिवेटर है इट इज मूविंग
डाउनवर्ड्स विद एक्सेलरेशन ए। इसमें एक केस यहाँ पे लगाते हैं कि a इक्वल टू जी इक्वल टू एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी। तो यहीं पर ही इतना तो हम पहुंच ही चुके हैं। तो r इज इक्वल टू क्या है, m g माइनस जी हो जाएगा यहाँ पर, बिकॉज a इज इक्वल टू जी है, मतलब क्या होगा, r 0। दिस इज द कंडीशन फॉर वेटलेसनेस। यहाँ पर हमें बिल्कुल वेट फील नहीं होगा, अपने पैरों पर हमें बिल्कुल वजन फील नहीं होगा, हमें लगेगा कि हम बहुत ज़्यादा हल्के हो चुके हैं, जो कि विल इवेंचुअली रिजल्ट इन बहुत ज़्यादा ही हल्के होना, हमारा लिफ्ट नीचे गिर जाएगी। एंड फिफ्थ केस इज दैट द एलिवेटर इज मूविंग डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन a ग्रेटर देन g। अब a g से ज्यादा है, g से ज्यादा है तो यहाँ पर r क्या होगा, r इज m g माइनस a था। अब g माइनस a ये क्या हो जाएगा, यहाँ से r आ जाएगा नेगेटिव। r की डायरेक्शन क्या है, r की डायरेक्शन हमेशा ऊपर की तरफ है, नेगेटिव का मतलब अभी उल्टी डायरेक्शन में चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, द ऑब्जेक्ट विल स्टिक टू द रूफ, या फिर थोड़ी भारी इंग्लिश इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, सीलिंग ऑफ द एलिवेटर। ठीक है, ये वाली चीज हो जाएगी जब ए से ज्यादा एक्सेलरेशन से ऑब्जेक्ट जाएगा नीचे की तरफ। तो ये 5 केसेस होते हैं जब एक एलिवेटर के अंदर ऑब्जेक्ट जाता है। जब ऊपर की तरफ जाएगा तो हमें थोड़ा ज्यादा वेट लगता है अपने पैरों पर, जब नीचे की तरफ जाता है तो हमें थोड़ा कम वेट लगता है अपने पैरों के ऊपर। जी से जाएगा तो वो वेटलेसनेस वाली कंडीशन, मतलब फ्री फॉल हो जाएगा उस केस के अंदर। इस केस में फ्री फॉल हो जाता है। एंड अगर जी से ज्यादा जाएगा तो जो भी ऑब्जेक्ट है वो छत पे जाके चिपक जाएगा। नाउ कम्स द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, किसी भी चीज का, अगर किसी भी चीज का कंजर्वेशन प्रिंसिपल आप स्टडी करो तो एक ही प्रिंसिपल होता है कंजर्वेशन का, दैट द टोटल इनिशियल क्वांटिटी इज इक्वल टू द टोटल फाइनल क्वांटिटी। तो अब अगर हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब कि टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू द टोटल फाइनल मोमेंटम, ये आपके पास आ जाएगा। मतलब पी आई इज इक्वल्स टू पी एफ, मतलब m इंटू यू इज इक्वल्स टू m इंटू वी। ये वाली चीज आपके पास हमेशा आपको मिल जाएगी। अब ये कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है, फॉर एग्जाम्पल द रिकॉइलिंग ऑफ गन, या फिर आप किसी भी चीज, आप एक बोट से जंप करो तो बोट पीछे की तरफ जाती है, जब आप आगे की तरफ जाते हो, तो ये वाली चीजें हैं इस्तेमाल होती हैं जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में होता है। बाकी जो इसके क्वेश्चंस आएंगे वो हम एक तरीके से लाइव सेशंस में करेंगे, तो वहां पर मैं आपको डिटेल में इसकी एप्लीकेशंस बताऊंगा। आगे कनेक्टेड मोशन। अब कनेक्टेड मोशन के अंदर क्या है, मैं एक केस लेता हूँ और ये एक बहुत कॉमनली रिपीटेड केस है, तो ये आपको थोड़ा समझने में मदद करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने ली एक पुली, इसके साथ में 2 तरफ से रस्सियां लगी हुई हैं, यहाँ पर एक और एक इधर। ठीक है, इन रस्सियों के दोनों एंड पर मैंने 2 डब्बे टांग रखे हैं। एक डब्बा यहाँ पे टांग देते हैं और एक डब्बा टांग देते हैं हम इधर, थोड़ा बड़ा वाला। ठीक, अब है क्या कि ये पुली है जिसका सेंटर ये हो गया, सेंटर भी बना देते हैं। ये पुली है जिसका सेंटर ये है, ये इस तरफ को मूव कर रही है। जब ये इस तरफ को मूव कर रही है मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट इज गोइंग डाउनवर्ड्स विद एक्सेलरेशन a एंड ये वाला ऑब्जेक्ट इज गोइंग अप विद एन एक्सेलरेशन a। जब ये दोनों साइड रस्सियों से टंगा हुआ है तो यहाँ पर हमेशा एक टेंशन T एक्ट करेगी एंड टेंशन T एक्ट्स टुवर्ड्स द फिक्स्ड सोर्स। तो ये T ऊपर की तरफ दोनों में एक्ट कर रहा। इस ऑब्जेक्ट का मास मान लेते हैं हम m1 और इस वाले डब्बे का मास मान लेते हैं m2। तो इसका जो वेट है वो वेट कितना हुआ नीचे की तरफ m1 इंटू जी, और इसका वेट हुआ नीचे की तरफ m2 इंटू जी।
ठीक है, अब ये वाली केस, ये वाली पूरी स्कीम मेरे पास आ चुकी है। अब इसके हिसाब से मेरे को या तो टेंशन की वैल्यू निकालनी है या एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है। कंडीशन क्या गिवन है कि ये जो पुली है यहाँ पर, दिस इज अ फ्रिक्शनलेस पुली। यहाँ पर फ्रिक्शन कंसीडर नहीं करनी, सिंपल केस हमें लेना है। तो दिस इज अ फ्रिक्शनलेस पुली। इस पुली के अंदर घूमते हुए कहीं पर भी कोई फ्रिक्शन नहीं एक्ट करेगी। अब इस वाले केस को हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। एक बार ये लेते हैं और एक बार इसकी इक्वेशन बनाते हैं। इसकी इक्वेशन में क्या होगा, टेंशन ऊपर की तरफ, m1g नीचे की तरफ, तो टेंशन माइनस m1g कितना होगा, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन a जा रही है तो m1 इंटू a हो गया। ठीक है, ये वाला ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा है और टेंशन ऊपर की तरफ है इसकी, तो यहां से हो जाएगा m2g माइनस टेंशन t। अगेन क्या बोला, जिस तरफ नेट फोर्स उस तरफ वाला कंपोनेंट बड़ा करके माइनस कर दो, इज इक्वल्स टू m2 इंटू a। पहली वाली इक्वेशन से मेरे पास फाइनल एक्सप्रेशन आई, पहले वाले से फाइनल एक्सप्रेशन मेरे पास बनी है। m1 के कंपोनेंट्स को एक साथ अगर मैं करूं या फिर जरूरी है, छोड़ो, पहले ये दो इक्वेशन मेरे पास सिंपल सी बन गई। ठीक, तो एक इक्वेशन ये वाली बनी मेरे पास, एक दूसरी इक्वेशन ये वाली बनी। अब मेरे को दो चीजों की वैल्यू चाहिए, एक तो मेरे को टेंशन t की वैल्यू चाहिए और एक मेरे को एक्सेलरेशन a की वैल्यू चाहिए। इसको अगर हम सॉल्व करें, यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें, तो पहली चीज तो क्या करो, पहली चीज तो आप क्या करो, ऐड कर दो इन दोनों को, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो माइनस टी ए प्लस टी ए कट जाएगा, बचेगा क्या, m2g ये वाला और माइनस m1g। उस साइड m2a प्लस m1 है तो m1a प्लस m2a। m1 वाली चीजें को एक साइड कर दो, या एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए ना हमें, तो खाली एक्सेलरेशन को इधर से कॉमन निकाला, a इज इक्वल्स टू इधर से g कॉमन आया और बचा क्या, आप देखो m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m2 प्लस m1, ये वाली एक्सप्रेशन आई फॉर एक्सेलरेशन। अब दूसरी चीज क्या निकालनी है, टेंशन की वैल्यू निकालनी है। टेंशन की वैल्यू निकालनी है तो एक्सेलरेशन को सब्स्टिट्यूट करो। एक्सेलरेशन सब्स्टिट्यूट कैसे करोगे, यहाँ पर इसको डिवाइड कर दो, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करोगे आप, तो यहाँ पर आएगा, हम कर रहे हैं डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों को डिवाइड किया एज इट इज, इसको डिवीजन में रख देते हैं, तो t माइनस m1g डिवाइडेड बाय m2g माइनस t इज इक्वल्स टू m1a अपॉन m2a अपॉन m2a। यहाँ पे तो डायरेक्ट a से a कट गया, बचा क्या इधर, t माइनस m1g, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, m2 इधर आ गया इज इक्वल्स टू j इधर चला गया, तो m1 इंटू m2g माइनस t, ये चीज बन गई हमारे पास। अब यहाँ पर क्या करो, मल्टीप्लाई करो, t को एक साइड ले लो, ये हो गया m2t माइनस m1 m2g इज इक्वल्स टू m1 m2g माइनस m1t। ये m1 m2g उधर चला जाएगा, ये माइनस और उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 2m1 m2g, और ये m1 इधर आएगा तो t कॉमन, m1 इधर आके प्लस होगा, m1 प्लस m2 बना, तो उसको सब कुछ उधर भेजो, तो 2m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये वाली एक्सप्रेशन आ गई आपके पास टेंशन t की। नाउ दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि आपको फ्री बॉडी डायग्राम, दिस इज अ फ्री बॉडी डायग्राम, आपको फ्री बॉडी डायग्राम से सॉल्व कैसे करने होते हैं, दिस एग्जैक्ट थिंग विल नॉट कम इन योर एग्जाम। ये एक एग्जाम्पल है कि आपको फ्री बॉडी डायग्राम इन अ कनेक्टेड मोशन सॉल्व कैसे करने की, जब 3-4 चीजें हमें कनेक्शन में दे रखी हैं, उसकी इक्वेशन से आपको अननोन वेरिएबल्स को निकालना कैसे है, ये सिर्फ उसका एक एग्जाम्पल है कि आप सॉल्व कैसे करोगे इन चीजों को। आगे ये हो गया आधा चैप्टर कंप्लीट। अब है फ्रिक्शन और उसके टाइप्स। तो फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच एक्ट व्हेन टू ऑब्जेक्ट कम्स इन मोशन ओवर ईच अदर, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर ऐसे मोशन करते हैं, कनेक्टेड
जब दोनों की सरफेसेस कनेक्टेड होती हैं वो वाला, वो इस टाइम पे जो फोर्स लगती है उसको फ्रिक्शन कहते हैं. एंड फ्रिक्शन ऑलवेज opposes relative motion, and this is a statement जो आपको हमेशा याद रखनी है. फ्रिक्शन ऑलवेज opposes relative motion. फ्रिक्शन मोशन को अपोज नहीं करती, रिलेटिव मोशन को अपोज करती है. अगर ये हाथ ऐसे चल रहा है मेरा और ये हाथ ऐसे चल रहा है, ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है, इसमें फ्रिक्शन कहीं पर भी नहीं है, फ्रिक्शन इस मोशन को अपोज नहीं करेगी. बट ये जो एक दूसरे के ऊपर रोल कर रहे हैं और इनका रिलेटिव मोशन हो रहा है, रिलेटिव मोशन मतलब मोशन ऑफ दिस हैंड विद रिस्पेक्ट टू दिस हैंड, इस मोशन को अपोज कर रही है, इस मोशन को अपोज नहीं कर रही, इसका जो आगे जाने वाला मोशन है उसको अपोज नहीं कर रही, इसका इस हैंड के रेस्पेक्ट में जो मोशन है ना उसको अपोज कर रही है. फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को ही अपोज करती है कि एक ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में दूसरा ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है उसको फ्रिक्शन अपोज करेगी. फ्रिक्शन किसी भी मोशन को अपोज नहीं करेगी. ठीक है, तो फ्रिक्शन डू नॉट अपोज मोशन, फ्रिक्शन अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स. अब फ्रिक्शन के टाइप देखना. तो फ्रिक्शन बेसिकली 3 टाइप की होती है. एक होती है स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरी होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन और तीसरी होती है काइनेटिक या फिर डायनामिक फ्रिक्शन. तो अब स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब, स्टैटिक का मतलब एट रेस्ट ही होता है. तो जहां पर फ्रिक्शन एट रेस्ट हो, एट रेस्ट का मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पर है. फ्रिक्शन तो रेस्ट पर ऑब्वियसली कैसे ही होगी, फ्रिक्शन इज अ फोर्स. जो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन है. कि मैंने ये हाथ यहाँ पे रख दिया, मेरा हाथ इस सरफेस के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है. इस केस में मेरे हाथ और इस सरफेस के बीच में जितनी फ्रिक्शन लग रही है, जो मेरे हाथ को यहाँ पे मूव करने से रोक रही है, वो है स्टैटिक फ्रिक्शन. ठीक है, जब मेरा हाथ यहाँ पर ये मूव कर रहा है, इस केस में जो फ्रिक्शन लग रही है वो वाली फ्रिक्शन है काइनेटिक फ्रिक्शन. अब बची लिमिटिंग फ्रिक्शन. तो मेरा हाथ यहाँ पे रखा है, यहाँ पर लग रही है स्टैटिक फ्रिक्शन. अब जब मैं हाथ को यहाँ पर आगे फोर्स लगा रहा हूँ, देखो हल्की हल्की फोर्स में यहाँ पर लगा रहा हूँ बट मेरा हाथ मूव नहीं कर रहा है, यहाँ पर लग रही है स्टैटिक फ्रिक्शन. अब मैंने फोर्स बढ़ाई और यहाँ पर मेरा हाथ मूव करा, तो maximum value of static friction for which the maximum value of static friction experienced by any object is called limiting friction. यहाँ पर नॉर्मल हाथ रखा है, स्टैटिक फ्रिक्शन, आगे बढ़ाया, फ्रिक्शन बढ़ती चली जा रही है. और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो बढ़ने से आगे रोक रही है उस ऑब्जेक्ट को, जो रिलेटिव मोशन को अपोज कर रही है, उसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, जिसके आगे मोशन चालू हो जाएगा. इसको आप विजुअलाइज कर सकते हो. फॉर इंस्टेंस कि जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को धक्का दो या खींचो, तो हमेशा शुरुआत में उसको रेस्ट से निकालने में हमेशा आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है. जब आप उसको रेस्ट से हटा देते हो और आगे बढ़ते हो, तो फिर धीरे धीरे करके आप उसको आसानी से खींचना आरंभ कर देते हो. बट शुरुआत में उसको मूव करना फ्रॉम द रेस्ट पोजिशन इज वेरी डिफिकल्ट एज कंपेयर टू कीप इट इन मोशन. यहाँ से आप इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन को विजुअलाइज कर सकते हो. तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय द सरफेसेस. तो इसको अगर आप देखो तो लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है ऐसी. तो जो शुरुआत वाला हिस्सा होता है इसका, ये वाला शुरुआत वाला हिस्सा, दिस इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन. जो मैक्सिमम वैल्यू होती है इसकी वो होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो मोशन को लिमिट कर रही है. एंड देन फ्रिक्शन रिड्यूस कर जाती है और उसके बाद ये वाली फ्रिक्शन हो जाती है काइनेटिक फ्रिक्शन. ये 3 तरीके की फ्रिक्शन होती है हमेशा. ठीक है, स्टैटिक जो रेस्ट पर है, लिमिटिंग भी रेस्ट पर है, बट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज लिमिटिंग फ्रिक्शन. एंड काइनेटिक की जब ऑब्जेक्ट मूव करने लग गया तो अब उसके अंदर कितनी फ्रिक्शन एक्ट कर रही है वो काइनेटिक फ्रिक्शन. और ये 4 लॉज होते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन के. क्या क्या कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ 2 ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन देम. मतलब F इज प्रोपोर्शनल टू R. ठीक है, और जब आप इसको अच्छे से लिखो तो फ्रिक्शन F इज इक्वल्स टू म्यू R होता है. ये होता है इसका लॉ, वेयर म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन.
अब हम जिस फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं वो वाली फ्रिक्शन यहाँ पे लग जाती है। यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात है तो कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। नाउ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन इन वन बॉडी इज मूविंग is at the verge of moving over the other body, is at the verge, not exactly moving, क्योंकि limiting friction है, is on the verge कि अब बस मूव करी जाएगी, इससे हल्की सी फोर्स ज्यादा लगेगी और ये चली जो जाएगा आगे, वो वाली फ्रिक्शन इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो हमेशा ऑपोजिट, बिकॉज फ्रिक्शन इज ऑपोजिंग द रिलेटिव मोशन। Next, force of limiting friction is independent of the apparent area of contact so long as the normal reaction between the two surfaces remains the same। मतलब कि ये अगर मैं यहाँ पे दो सरफेसेस ड्रॉ करूँ, ये भाई एक ये सरफेस है और एक ये सरफेस है, इनका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कितना है, ठीक है, और इसका नॉर्मल रिएक्शन है, और इसका नॉर्मल रिएक्शन है यहाँ पर R। अगेन अब मैं दो सरफेस ड्रॉ करूं कि एक ये सरफेस है और एक ये सरफेस है, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एरिया ऑफ कांटेक्ट हो गया कम, बट यहाँ पर भी नॉर्मल रिएक्शन नहीं R, यहाँ पर एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा है, यहाँ पर एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है। तो द लॉ स्टेट दैट द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अपरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट, एरिया ऑफ कांटेक्ट के इंडिपेंडेंट है सो लॉन्ग एज द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस रिमेन्स द सेम। नॉर्मल रिएक्शन अगर सेम है तो एरिया पर डिपेंड नहीं करेगा जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगी वो। एंड लास्ट इज द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट, इन दोनों के नेचर पे डिपेंड करेगा, बिकॉज ऑब्वियसली फ्रिक्शन का मतलब वो आपस में कितने ज्यादा सरफेसेस स्टिक हो रखी हैं। तो अगर आप ज्यादा लुब्रिकेंट या ज्यादा स्मूथ सरफेस को इस्तेमाल करोगे तो वहां पर फ्रिक्शन कम होती चली जाएगी। आगे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका, F इज इक्वल्स टू म्यू R होता है, यहाँ पर म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। आगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन का मतलब कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज या स्लाइडिंग एक ही बात है। तो जब हम इसको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को एंगल के तौर पे देखें तो वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है कि अगर मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को मैंने एक सरफेस पे जहाँ पर रखा हुआ है, ये एक मेरे पास सरफेस है जिस पे मैंने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, मैं उस ऑब्जेक्ट को मूव कर रहा हूँ इस डायरेक्शन में विद अ फ्रिक्शन F। इस ऑब्जेक्ट का जो नॉर्मल रिएक्शन है वो यहाँ पर R लग रहा है, ठीक है, फ्रिक्शन मैंने वहाँ पे लगा दी, तो अब ये देखो R यहाँ पर गया है और फ्रिक्शन यहाँ पर गई है F, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, ये वाला जो रिजल्टेंट निकालेंगे, रिजल्टेंट ड्रॉ हुआ यहाँ पर, थीटा इधर आ गया, तो यहां से आता है F म्यू इज इक्वल्स टू n थीटा। कैसे, म्यू यहां से क्या हुआ, म्यू इज इक्वल्स टू F बाय R, म्यू इज इक्वल्स टू F बाय R, म्यू इज F बाय फ्रिक्शन बाय नॉर्मल रिएक्शन, ये रहा फ्रिक्शन, ये रहा नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन जो यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है मैंने उसको मैं यहाँ पर भी तो ड्रॉ कर सकता हूँ, ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। और इस वाले ट्रायंगल में आप लगा दो पाइथागोरस थ्योरम और या फिर सीधा सीधा tan थीटा की वैल्यू निकालो, तो यहाँ से आपका सॉल्व हो जाएगा काम। अच्छा सॉरी, एक चीज़ यहाँ पर गलत हो गई कि यहाँ पर ये वाला एंगल थीटा नहीं होता, द थीटा एंगल इज दिस R और रिजल्टेंट के बीच में, तो थीटा यहाँ से लो तो म्यू और थीटा यहाँ पर बना, और इसको भी हटाओ यहाँ से, अब F को अगर मैं इधर ड्रॉ करूं फॉर कंप्लीटिंग द ट्राइंगल, मेरे पास यहाँ पर थीटा ये है तो बेस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा tan थीटा, अगर आपको याद हो तो आपने करा था P बाय B होता है, परपेंडिकुलर ये हो गया F और बेस हो गया R, तो F बाय R म्यू हो गया tan थीटा के बराबर, ठीक। अगला एंगल ऑफ स्लाइडिंग, तो एंगल ऑफ स्लाइडिंग का मतलब कि मैंने एक ये मेरे पास एक इंक्लाइंड सरफेस है ये, ठीक है, इस सरफेस का इंक्लिनेशन इज एंगल थीटा पर, अब यहाँ से एंगल थीटा पर जो मेरे पास इंक्लिनेशन है इसके ऊपर मैंने एक ऑब्जेक्ट को ठहरा दिया, ऑब्जेक्ट बन गया मेरा ये, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पर लाके रख दिया, थोड़ा सा और, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे लाके रख दिया है। अब
किस एंगल पर मैं इसको कितना उठाऊं। अगर आपके पास कोई इंक्लाइंड सरफेस है तो आप उस पर देखो। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये मेरे पास एक सरफेस है, ठीक है। अब ये सरफेस है, मैंने यहाँ पर अपना स्टाइलस रखा। अब जब मैंने यहाँ पर स्टाइलस रखा, मैंने इसको धीरे धीरे टेढ़ा किया। अब जिस एंगल पर ये था, यहाँ पर ये नहीं स्लाइड हो रहा, यहाँ पर ये स्लाइड नहीं हो रहा, यहाँ पर ये स्लाइड नहीं हो रहा, यहाँ पर ये स्लाइड नहीं हो रहा, यहाँ पर अब स्लाइड हुआ। तो जिस एंगल पर जो ऑब्जेक्ट है वो स्लाइड करना चालू करेगा, वो एंगल ऑफ स्लाइडिंग होता है। जिस एंगल पर ये वाला ऑब्जेक्ट जस्ट यहाँ से स्लाइड करके नीचे आने लग जाएगा, वो वाला एंगल होता है एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग, ठीक है। अब देखो इसके अंदर होता क्या है, यहाँ पर अगर आप देखो तो वेट तो हमेशा ऑब्जेक्ट का सरफेस के हमेशा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही mg लगता है। ये एंगल थीटा है तो इसका ये कंपोनेंट बनेगा और ये वाला एंगल भी थीटा ही रहेगा ड्यू टू ज्योमेट्री, याद कर लो mg और थीटा। जब हम कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करते हैं, थीटा यहाँ पर बना तो ये वाला कंपोनेंट आ जाता है mg cos थीटा, और cos थीटा यहाँ पर आएगा तो 90 डिग्री इधर की तरफ बन जाएगा mg sin थीटा, ठीक है। ऑब्जेक्ट अगर स्लाइड करके नीचे की तरफ आ रहा है तो फ्रिक्शन क्या कर रही है, इसको रो कर रही है ऊपर की तरफ, तो फ्रिक्शन हो गई ऊपर की तरफ F। ये वाली चीजें हमारे पास आ गई। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे लग गया R इधर, तो F क्या होता है, म्यू R के बराबर। और इसमें देखो तो R एग्जैक्टली कौन से कंपोनेंट के बराबर आ रहा है, mg cos थीटा के, तो F इज इक्वल्स टू म्यू mg cos थीटा। ये वाली एक टर्म आपके पास आ गई, ठीक है। यहां से मैं सिर्फ आपको कंपोनेंट सॉल्व करना बता रहा हूं कि आप कंपोनेंट्स को रिजॉल्व कैसे कर सकते हो। बाकी एंगल ऑफ स्लाइडिंग की बात रही, मेरे को एग्जैक्टली ये वाला थीटा निकालना है, तो ये वाला थीटा तो हमेशा म्यू के बराबर ही आ जाएगा आपका, म्यू इज इक्वल टू tan थीटा ही आएगा। इस एंगल पर ही ऑब्जेक्ट स्लाइड करना नीचे चालू होगा जब उसका जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आप कंपेयर कर दो थीटा को, मतलब tan ऑफ एंगल ऑफ द एंगल बिटवीन दीज टू प्लेन्स, tan ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू प्लेन्स जब हो जाएगा बराबर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के, उस एंगल पर ये वाला डब्बा स्लाइड करके नीचे आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये वाली एक चीज, एक कंडीशन होती है हमारे पास। अगर आपको इसको डेराइव करना हो तो डेराइव क्या करो, F इज इक्वल्स टू मेरे पास म्यू mg cos थीटा आ गया, ठीक है, ये फ्रिक्शन के बराबर है। दूसरी चीज अगर मैं देखूं, मैं सिर्फ इन्हीं को कंपेयर करूं, तो मैंने क्या कहा आपसे, R इज इक्वल्स टू mg cos थीटा है, और यहाँ पे देखो तो अभी स्लाइड नहीं कर रहा तो फ्रिक्शन mg sin थीटा के बराबर हो जाएगी, तो F इज इक्वल्स टू mg sin थीटा भी है। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कहूँ और इसको इक्वेशन नंबर 2 कहूँ और मैं कहूँ कि भाई मेरे को 1 को 2 से डिवाइड करना है, तो ये क्या बना, F डिवाइडेड बाय R इज इक्वल्स टू mg sin थीटा डिवाइडेड बाय mg cos थीटा। mg पूरा कट गया, sin थीटा बाय cos थीटा tan होता है और F बाय R होता है म्यू, तो म्यू इज इक्वल्स टू tan थीटा आपके पास आ गया, वही वाला फॉर्मूला। इसको आपको याद रखना है भाई, जब टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन दिस टू प्लेन्स वो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर आ जाएगा, उस केस पर उस पॉइंट पर आकर वो जो ऑब्जेक्ट है वो स्लाइड करने लग जाएगा। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी डाउन द रफ इंक्लाइंड प्लेन, कि अगेन हमारे पास एक रफ इंक्लाइंड प्लेन है, तो यही सेम डायग्राम है, इसको हम यहीं से उठा देते हैं, कॉपी कर लेते हैं, इसको हम यहां से कर लेते हैं कॉपी और इधर कर देते हैं पेस्ट। चलो, तो अब हमारे पास टेक्नोलॉजी की मदद से यहाँ पर हमारे पास वापसी वही वाला डायग्राम हमारे पास आ गया। अब इस केस में फर्क क्या है कि एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी डाउन द रफ इंक्लाइंड प्लेन, कि अब एंगल हो चुका है इसका कि ऐसा कि जो एंगल ऑफ स्लाइडिंग है उससे ज्यादा हो चुका, और ज्यादा होने का मतलब ये ऑब्जेक्ट स्लाइड करके नीचे की तरफ आएगा। जब ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में एक ए एक्सेलरेशन अप्लाई हो रही है। ए एक्सेलरेशन अप्लाई हो रही है तो मैंने क्या कहा था, नॉर्मल फोर्स ma किसके बराबर, माइनस
क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, फ्रिक्शन और mg sin थीटा अपोजिट डायरेक्शन में है, और अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या होगा, जे वाला कंपोनेंट ज्यादा वो वाला कम, बिकॉज नेट फोर्स इस डायरेक्शन में है। तो ये हो जाएगा mg sin थीटा माइनस f, और f की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली थी, f क्या था, म्यू mg cos थीटा के बराबर। तो m इंटू ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये m और m कट गया, बच क्या रहा है, a इज इक्वल टू दोनों साइड g है, g कॉमन निकाला, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ये आ गया आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन। के इतनी एक्सेलरेशन लगेगी इस ऑब्जेक्ट पर जो कि स्लाइड करके नीचे आ रहा है एट एन एंगल थीटा। ठीक है, आगे इसी को इस्तेमाल करेंगे कि वर्क डन मूविंग अ बॉडी ओवर अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। पहले हमें क्या करना है, हमें एक बॉडी को सीधा सीधा लेके जाना है कि ये एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इस ऑब्जेक्ट को हम इस सरफेस पे मूव करके लेके जा रहे हैं सीधा सीधा आगे। तो अब कितना इसको हमें आगे मूव करना है, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, हम इसको क्या करें, नॉर्मल रिएक्शन इस बॉडी का आर ऊपर की तरफ है, इसको हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ए वेलोसिटी से, तो फ्रिक्शन लग गया इस डायरेक्शन में एफ। अब वर्क डन इन मूविंग बॉडी ओवर अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, वर्क डन, तो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स हमें क्या लग रही है, इसको आगे बढ़ाना है, हमें खाली आगे बढ़ाना है, ए एक्सेलरेशन, तो ए एक्सेलरेशन क्या होगी, फ्रिक्शन को ओवरकम करना है हमें। अब फ्रिक्शन से तो कितनी ही भी ज्यादा हो सकती है, बट मेरे को तो सिर्फ मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू तो फ्रिक्शन के बराबर आ गई, तो यहाँ पर हो गया ये फ्रिक्शन इंटू एस, और फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू आर के बराबर इंटू एस, और ये तो सीधा सीधा ही रखा हुआ है, तो ये आर किसके बराबर हो जाएगा, एम जी के बराबर। तो वर्क डन इज इक्वल टू म्यू इंटू एम जी इंटू एस, एस का मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका है आगे की डायरेक्शन में। अब इसी चीज को हम यहाँ पर यूज कर देते हैं, वर्क डन मूविंग बॉडी अप अ रफ इंक्लाइंड प्लेन। अब हमें इसको मूव करना है अप अ रफ इंक्लाइंड प्लेन। अब थोड़ी दिक्कत हो जाएगी इसको यूज करने में, तो लेट्स जस्ट ड्रॉ इट वंस अगेन। तो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास एक प्लेन है ये वाला सीधा, इसके साथ एंगल थीटा पर हमने ये वाला प्लेन बनाया, एक है हमारे पास इसके ऊपर रखा हुआ है डब्बा, एक हमने यहाँ पर रखा हुआ है एक डब्बा, इस डब्बे को उठा के रखते हैं इधर, ये हमने रख दिया डब्बा। अब इस डब्बे के बनाते हैं कंपोनेंट। कंपोनेंट कौन कौन से हो गए इसके, एक तो हो गया इसका वेट डाउनवर्ड mg, एंगल थीटा पे बन जाएगा यहाँ पर mg cos थीटा, और यहाँ पर बन जाएगा mg परपेंडिकुलर टू द सरफेस, पैरेलल टू द सरफेस, सॉरी, परपेंडिकुलर टू cos थीटा वाला कंपोनेंट, ये वाला बन जाएगा हमारे पास sin थीटा कंपोनेंट। आगे तो ये चीज हो गई हमारे पास, ये हो गया mg, ये वाला एंगल है थीटा, तो ये वाला एंगल भी हो जाएगा थीटा, और ये वाला बन जाएगा mg cos थीटा, और mg cos थीटा ये वाला आ गया, तो ये बन गया mg साइन थीटा। सरफेस के परपेंडिकुलर हमेशा बनता है नॉर्मल रिएक्शन, तो ये वाला बन गया हमारा नॉर्मल रिएक्शन आर, और जब हम क्या कर रहे हैं, इसको मूविंग अप रफ इंक्लाइंड प्लेन, हम इसको नॉर्मली यहाँ पर इस एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं, तो इसकी जो फ्रिक्शन है अलोंग द सरफेस वो भी यहाँ पर ही लगेगी, तो इसके लिए फ्रिक्शन हो गई इस डायरेक्शन में एफ। ठीक है, तो ये वाली चीजें हमारे पास सारी अवेलेबल है इस केस में। ये मेरे पास एक डब्बा है, डब्बे को मेरे को रफ सरफेस पे ऊपर लेके जाना है, एक्सेलरेशन ए से मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ, आर नॉर्मल रिएक्शन हो गया, ये वेट इसका mg हो गया, आर के सामने आ रहा है mg cos थीटा, इधर फ्रिक्शन एक्ट कर रही है, और फोर्स हमारी नेट ऊपर की तरफ है। अब नेट फोर्स हमारी है ऊपर की तरफ ma, तो इसके सामने कौन सी फोर्स लग रही है यहाँ पर, ये वाली, कौन कौन सी, mg साइन थीटा, और ये वाली फ्रिक्शन लग रही है f। f किसके बराबर होता है, म्यू आर के, तो mg साइन थीटा प्लस म्यू आर, और r किसके बराबर है, mg cos थीटा के, तो ये हो गया mg साइन थीटा प्लस म्यू mg
कॉस थीटा, और ये है हमारा m इंटू ए। अगेन सारे m जा रहे हैं, m गया और m गया, बचा क्या, एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू g साइन थीटा प्लस म्यू g कॉस थीटा, वही वाला एक्सप्रेशन जो हमने पहले निकाला था, बट इस केस में क्या मेरे को ऊपर की तरफ लेके जाना है, उधर क्या था माइनस था, यहाँ पे क्या हुआ प्लस हो गया। अब क्या इसको ऊपर की तरफ लेके जाना है, ऊपर की तरफ लेके जाना मतलब वर्क डन, वर्क डन निकालना है। वर्क डन का मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स के लिए एम ए चाहिए, यहाँ पर एम लगेगा, तो डब्ल्यू क्या हुआ, एम पूरा चाहिए और जी, अब एम जी इसमें भी है एम जी इसमें भी है, ये तो भाई हमारी खाली, या ये खाली एक्सेलरेशन, हमें चाहिए फोर्स, फोर्स इज एम इंटू ए, एम जी इधर से एम जी इधर से, इसमें भी एम जी इसमें भी एम जी, कॉमन निकालो, एस अलग कर दो, तो एम जी एस अलग निकाल लिया, इधर बचा साइन थीटा, इधर बचा साइन थीटा प्लस इधर बचा म्यू कॉस थीटा, इसको हटाया, ये आ गया हमारे पास टोटल वर्क डन, जो हमें लगाना पड़ेगा टू मूव एन ऑब्जेक्ट अप अ रफ इंक्लाइंड प्लेन। नेक्स्ट चीज है सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है कि जब भी एक सर्कल में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है, मतलब व्हेन एनी ऑब्जेक्ट अंडरगोज सर्कुलर मोशन, आप किसी भी चीज को एक पत्थर को रस्सी से बांधते हो, उसको ऐसे ऐसे घुमाओ, वो सर्कुलर मोशन हो गया। तो सर्कुलर मोशन में जब भी कोई ऑब्जेक्ट जाता है तो उस केस में दो फोर्सेस एक्ट करती हैं, कौन कौन सी, एक तो वो फोर्स जो टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करती है, अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर, वो होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या है, ये एक्ट करती है अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर, और दूसरी फोर्स होती है जो यहां से बाहर की तरफ एक्ट करती है, वो होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच एक्ट्स अवे फ्रॉम द सेंटर। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है बेसिकली टू बैलेंस द सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स होती है मेनली जो चीजों को अपनी अंदर की तरफ खींच रही है, ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है इधर, उसको अंदर की तरफ खींच रही है सेंटर की तरफ, वो वाली फोर्स होती है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि रेडियस के अलोंग एक्ट करती है। सिर्फ इतना ही काम है इसका। दूसरी चीज देखो तो सेंट्रीपिटल फोर्स की एक्सप्रेशन एफ सी इज एम वी स्क्वायर बाय आर, ये इसका फॉर्मूला होता है। F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, एम हो गया मास, वी हो गई जिस वेलोसिटी से ये घूम रहा है, एंड आर रेडियस। अब वेलोसिटी ये वाली, मतलब अलोंग द टेंजेंट जो वेलोसिटी लग रही है वो वाली वेलोसिटी हमें यहाँ पर देखनी है, ये वाली जो टेंजेंशियली लग रही है। सर्कुलर मोशन में देखो तो वो एंगुलर वेलोसिटी होता है ओमेगा, उस केस में इसका जो फॉर्मूला है वो बन जाता है एम ओमेगा स्क्वायर आर। ये इसका फॉर्मूला थोड़ा मॉडिफाई हो जाता है फॉर रोटेशनल वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी अगर हमें गिवन हो तो, जो अभी के लिए हमें नहीं पढ़नी, वो रोटेशनल मोशन में आता है, इसका फॉर्मूला ये वाला। आगे बैंकिंग ऑफ रोड, तो बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब रोड पे बैंक बना देना जिससे आप पैसे निकाल सकते हो, ऐसा नहीं होता। बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब होता है कि हम रोड पे बैंक क्रिएट कर रहे हैं। बैंक क्रिएट करने का मतलब होता है एक हाई लेवल वाली चीज बना देते हैं। नदी के भी बैंक होते हैं, बैंक का मतलब पानी यहाँ पे फ्लो कर रहा है, तो बैंक का मतलब उसका किनारा जहाँ पर जो ग्राउंड है वो थोड़ा हाई लेवल पे, इस वजह से पानी वहां पर नहीं आ रहा, पानी सीधा सीधा चला जाता है, वो नीचे लेवल पे छोड़ोगे तो पानी इधर भी आ जाएगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब रोड के ऊपर हम एक बैंक क्रिएट कर देते हैं जिसकी वजह से वो एक लेवल थोड़ा ऊपर की तरफ हो जाता है, रोड का एक हिस्सा ऐसे हो जाता है, ऐसी रोड नॉर्मल है, ऐसा हो जाता है रोड थोड़ा एक तरफ से नीचे एक तरफ से ऊपर, वो बैंकिंग ऑफ रोड होता है। सबसे पहले तो बैंकिंग ऑफ रोड जरूरी क्यों है, तो क्यों है कि भाई एक ये मैंने बनाई, ये वाला एक नॉर्मल रोड पे कर्व है, और इस कर्व में क्या है, कोई बैंक नहीं है, सीधी रोड है। अब ये सीधी रोड मैंने यहाँ पर लगाई है, तो यहाँ पर मैं एक रख देता हूँ अपनी गाड़ी, ठीक है। अब इस गाड़ी आ गई, गाड़ी के अंदर यहाँ पर हम दो पहिए लगा देते हैं, यहाँ पर ये हमारी गाड़ी तैयार हो गई। अब इस गाड़ी के अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पर इसका वेट तो mg नीचे की तरफ लग रहा है, और जब ये सर्कुलर मोशन में घूमेगा तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स इसके ऊपर एक्ट करेगी एम वी स्क्वायर बाय आर।
इसे फ्रिक्शन रिएक्ट करेगी तो फ्रिक्शन एक्ट कर गई यहाँ पर ये mg है, mg के बराबर इसका नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा r इधर। अब क्या है, जब ये गाड़ी टर्न पे आ रही है तो टर्न पर आते हुए इसको क्या है, इसको घूमना है। टर्न पे घूमना ऐसे है कि भाई ये ज्यादा से ज्यादा स्पीड पे घूम भी सके, प्लस ये गाड़ी पलटे भी ना। अगर ये गाड़ी पलट जाएगी तो भी दिक्कत है, तो पलटना नहीं चाहिए गाड़ी। और पलटने की कंडीशन क्या है कि भाई फ्रिक्शन मस्ट बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, जो इस गाड़ी के सेंटर ऑफ मास को टुवर्ड्स द सेंटर खींच रही है। और अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, ये गाड़ी का सेंटर ऑफ मास इस तरफ खिसक जाएगा और ये वाला टायर उठ जाएगा, ये वाला टायर ऊपर की तरफ उठ जाएगा और गाड़ी ऐसे पलट जाएगी। बट वो वाली चीज हमें यहाँ पर नहीं चाहिए, तो उसके लिए क्या होना, फ्रिक्शन ज्यादा होना चाहिए। फ्रिक्शन मस्ट बी ग्रेटर देन mv²/r, ये वाली कंडीशन बननी चाहिए। फ्रिक्शन यहाँ पर क्या होता है, म्यू आर, आर एम जी के बराबर है, तो मतलब म्यू एम जी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू mv²/r। m से m कट गया यहाँ पर, r उधर चला जाएगा तो v, तो v² इज लेस देन इक्वल टू म्यू आर जी, मतलब v मैक्सिमम वेलोसिटी जिसपे इस नॉर्मल पे हम चल सकते हैं वो होता है म्यू आर जी का स्क्वायर। ठीक है, इस मैक्सिमम वेलोसिटी से हम एक सीधी रोड पर चल सकते हैं। नाउ अगर मैं इसी रोड को मैं बैंक कर दूं, अब बैंक करने से क्या होगा कि ये रोड यहाँ पर चल रही है, इसको मैंने कर दिया ऐसा टेढ़ा एट एन एंगल थीटा, और जो मेरे पास गाड़ी चल रही थी वो गाड़ी यहाँ पर जा रही है, और इस मैंने गाड़ी को भी टेढ़ा कर दिया और टेढ़ा करके इसको इस सरफेस पे रख दिया। अब इसके कंपोनेंट्स सीधे बना के देखे हम तो मेरे पास ये टर्न है और ये इंक्लिनेशन है यहाँ पर, और यहाँ पर मैं गाड़ी का सेंटर ऑफ मास मानता हूँ। अब सेंटर ऑफ मास मान के इसके कंपोनेंट्स को ड्रॉ करें अगर हम, तो इसका वेट तो यहाँ से इसका वेट तो डाउनवर्ड आ जाएगा mg। ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी यहाँ पर थीटा बनेगा और ये बन जाएगा mg cos थीटा, और इसके सरफेस के परपेंडिकुलर यहाँ पर बन जाएगा नॉर्मल रिएक्शन r। अगेन यहाँ से इस तरफ ये तो आ जाएगी हमारे पास, ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा mg sin थीटा। ये वाले 4 कंपोनेंट तो हम अब तक बनाते हुए आ ही रहे थे सभी केसेस के अंदर। ठीक है, तो ये 4 कंपोनेंट हमारे पास यहाँ पर भी बन गए इस वाली गाड़ी के लिए। और यहाँ तक हमारे पास कंडीशन पहुंच चुकी है कि r इज इक्वल टू mg cos थीटा अभी भी हमारे पास आ रहा है, ये वाला केस। एंड अब हमें फ्रिक्शन और सेंट्रीपिटल फोर्स को इसके अंदर इंक्लूड करना है। तो अब यहाँ पर देखो फ्रिक्शन एक्ट कहाँ करेगी, फ्रिक्शन एक्ट करेगी अलोंग द सरफेस। अब यहीं पर मैं फ्रिक्शन को भी ड्रॉ करूँ इसी केस में यहाँ पर, तो इस केस में यहाँ से अगर मैं फ्रिक्शन ड्रॉ करूँ तो फ्रिक्शन क्या करेगी, अलोंग द सरफेस एक्ट करेगी। ये वाला एंगल थीटा था तो यहाँ पर ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, अल्टरनेटिव एंगल। ये वाला कंपोनेंट हो गया f cos थीटा का, और cos थीटा यहाँ पर है तो यहाँ पर आ जाएगा f sin थीटा। और क्या चीज़ थी यहाँ पर, r एक्ट यहाँ पे कर रहा था, r इधर एक्ट कर रहा है, तो r के साथ साथ ही और कंपोनेंट्स r के क्या बन सकते हैं, r यहाँ पर ये वाला थीटा है, ये वाला थीटा है, तो यहाँ पर अभी हमने क्या कर रहा है, ये वाला भी थीटा होता है, ये वाला थीटा तो ये वाला भी थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये बन जाएगा r cos थीटा, और ये cos थीटा तो ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा r sin थीटा। ठीक है, ये वाले कंपोनेंट्स इसके बन गए। अब इन सारे कंपोनेंट्स को आप एक साथ देखो क्या क्या हो रहा है। सिर्फ ये वाले कंपोनेंट जरूरी है, ये तो हम अब तक कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक पॉइंट ये वाला गाड़ी का सेंटर ऑफ मास, उससे फ्रिक्शन यहाँ पर नीचे की तरफ जा रही थी, तो फ्रिक्शन के कंपोनेंट कौन से बनाए, डाउनवर्ड एक कंपोनेंट बनाया f sin थीटा, और सेम डायरेक्शन में मेरे पास mg तो एक्ट कर ही रहा है, ये वाला नीचे की तरफ। यहाँ से ऊपर की तरफ सेम डायरेक्शन में मेरे पास आ गया कंपोनेंट दूसरे वाला r का cos थीटा, r cos थीटा कंपोनेंट ऊपर बन गया। ये r था, 2 कंपोनेंट इस तरफ बन गए अंदर की तरफ, वो आ गए r sin थीटा, और दूसरा वाला था f का फ्रिक्शन का cos थीटा वाला कंपोनेंट, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर ही होने चाहिए। ये वाले कंपोनेंट्स मेरे पास बन गए। अब यहाँ से मैं इस वाले कंडीशन को हटा देता हूँ। अब मेरे पास क्या क्या चीज़ आ रही है हम उसको
ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ से देखो तो आर कॉस थीटा है हमारे पास आज इस केस में आर कॉस थीटा इज गोज टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा, ये वाला केस है एक। एंड दूसरा वाला इधर से देखो तो आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू है मेरे पास सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाय आर। ये वाला अगेन एफ इज इक्वल्स टू म्यू आर ही होता है, तो एफ की जगह म्यू आर लगा दो सब जगहों पर, और आर की जगह पर आर किसके बराबर आता है एम जी कॉस थीटा, चाहो तो वो सब्स्टिट्यूट कर दो, चाहो तो मत करो। एफ इज इक्वल्स टू लगाना है म्यू आर और आर को लगाना है एम जी कॉस थीटा। ये अगर आप लगाओगे तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन सिर्फ एम जी और कॉस थीटा के एम जी और थीटा के टर्म्स में आपको पूरी की इक्वेशन मिल जाएगी ये वाली। इसको सॉल्व करें तो ये आर की जगह लगाया एम जी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू आर और इसका कॉस थीटा कंपोनेंट यहाँ पर एक और, बल्कि इसको रहने तो आर के टर्म्स में, सो दैट आपको थोड़ा आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो आर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी प्लस एफ की जगह आ गया म्यू आर साइन थीटा, देन आर साइन थीटा इधर, आर साइन थीटा यहाँ पर प्लस एफ की जगह आ गया म्यू आर और कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर। ये दो चीज़ें आ गई यहाँ पर। अब आपको इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है और यहाँ से v की वैल्यू आपको निकालनी है। सॉल्व करी कराई वैल्यू अगर मैं v की आपके लिए लिखूँ तो वो होती है आर जी टेन थीटा, लेट मी जस्ट सी बिकॉज कौन याद रखता है, दैट इज आर जी म्यू प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू टेन थीटा एंड इस पूरे का स्क्वायर रूट। ये वाली एक्सप्रेशन आती है आपकी फॉर वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन अ बैंक्ड रोड। ठीक है, अब इसको अगर आप इससे कंपेयर करो तो यहाँ पर क्या था, आर जी के साथ सिर्फ म्यू था और यहाँ पर इतनी लंबी सी टर्म आ गई, तो ऑब्वियसली जब हम बैंक कर रहे हैं रोड को तो उससे क्या हो रहा है, द वेलोसिटी विद विच द कार इज गोइंग ओवर दिस रोड इज इंक्रीजिंग। मतलब बैंकिंग से क्या होता है, जिस स्पीड से गाड़ी एक नॉर्मल रोड पे जाएगी और जिस स्पीड से गाड़ी एक बैंक रोड पे जाएगी वो स्पीड इंक्रीज करने का काम आता है। और बैंकिंग हमेशा होती है, अब सिंस सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे लग रही है तो बैंकिंग हमेशा होती है कर्व्स पर। जब भी कोई भी रोड ऐसी बने जहाँ पर एक कर्व आ रहा है रोड के ऊपर, उस केस में बैंक कर देते हैं रोड को ताकि उस ज़्यादा स्पीड से गाड़ी वहाँ पर जा सके। बेंडिंग ऑफ अ साइकिलिस्ट, नेक्स्ट थिंग। तो बेंडिंग ऑफ अ साइकिलिस्ट का मतलब एक साइकिलिस्ट एक चल रहा है और वो बेंड हो रहा है। बेंड का मतलब बेंड हम लेते हैं उसका ऐसा, ठीक है, ये एक साइकिल का टायर मान लो इसको, थोड़ा सा टेढ़ा और ये बेंड होकर यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से इसका वेट आ जाएगा डाउनवर्ड एम जी, ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन इसका आर, ये प्लेन एंगल थीटा, यहाँ पर एंगल थीटा, ये हो गया आर कॉस थीटा और इसका लग जाएगा एक तो थीटा यहाँ पर, तो आर साइन थीटा। सीधा सीधे कंपोनेंट इक्वेट कर दो, आर कॉस थीटा बराबर आ जाएगा नीचे एम जी के और दूसरा देगा आर साइन थीटा, ये वाला, ये तो सीधा सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर, तो एम बी स्क्वायर बाय आर। अब मैं सिर्फ बेंड की बात कर रहा हूँ, बेंड का मतलब कितना ये घूमेगा जब ये टर्न लेगा। बस ऑब्वियसली आप देखो तो टू व्हीलर पे जब आप टर्न पे जाते हो तो आपकी बॉडी प्लस द व्हीकल टिल्ट हो जाते हैं थोड़ा, तो वो कितना टिल्ट होगा इसके अंदर वो सिर्फ हमें स्टडी करना है। तो आर कॉस थीटा साइन थीटा, इसको डिवाइड कर दो आप पूरी इक्वेशन को, साइन थीटा ऊपर रख के कॉस से डिवाइड करना ताकि टेन थीटा के अंदर आपका आंसर आ जाए। अब तो इसको उठाकर हम रख देते हैं ऊपर की तरफ और यहाँ से इसको करना है हमें डिवाइड। अब यहाँ पर अगर आप इसको डिवाइड करो पूरे को तो m से m जाएगा, r से r जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा हो जाता है टेन थीटा और ये बराबर mm गया तो v स्क्वायर बाय आर जी। ये आ गई हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर द बेंड।
मतलब इतना एंगल पर वो जो साइक्लिस्ट जा रहा है वो एट रेडियस आर और विद वेलोसिटी जी इतना बेंड कर सकता है। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होती जाएगी उतना ज़्यादा इसका जो बेंड है वो बढ़ता चला जाएगा। जितना बड़ा रेडियस होता जाएगा उतना बेंड इसका कम होता चला जाएगा। देन लास्ट टॉपिक इज मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल। तो मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल का मतलब होता है कि हमारे पास एक वर्टिकल सर्कल है, ये वाला वर्टिकल सर्कल। जैसे जो आपके पास स्विंग्स होती हैं, जो सीधा स्विंग कह रहा हूँ मैं, जो सीधा एक आपके पास जाइंट व्हील होता है वो वाला होता है एक वर्टिकल सर्कल। तो वर्टिकल सर्कल में कैसे मोशन होता है? अब वर्टिकल सर्कल में जब भी मोशन होता है हमारे पास, तो इस केस में हम यहाँ पर 3 पॉइंट कंसीडर करते हैं। इसमें इसका ये हो गया सेंटर और ये हो गया रेडियस इसका, ठीक, रेडियस हटा सेंटर है हमारे पास ये। अब इस सेंटर से मैं 3 पॉइंट को कंसीडर करता हूँ। एक तो इसका लोअर मोस्ट पॉइंट, दूसरा है कोई सा भी एक रैंडम पॉइंट जस्ट टू आपको कंपोनेंट्स बताने के लिए, और एक इसका ये मिडल पॉइंट एंड एक इसका टॉप मोस्ट पॉइंट ये वाला। तो ये मैंने कुछ पॉइंट कंसीडर किए हैं यहाँ, ठीक है। कौन कौन से पॉइंट है? लोअर मोस्ट पॉइंट L, कोई सा भी रैंडम पॉइंट P, मिडल पॉइंट M एंड टॉप मोस्ट पॉइंट यहाँ पर इसको हाईएस्ट पॉइंट कह देते हैं H, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूमने का मतलब इधर इसकी वेलोसिटी है यहाँ पर, इधर इसकी वेलोसिटी है यहाँ पर, इधर इसकी वेलोसिटी है इधर, ठीक है। इस पॉइंट पे अगर आप ऑब्जेक्ट को देखो, इस पॉइंट पे, तो क्या क्या कंपोनेंट्स उसके बन रहे हैं? वेट उसका जा रहा है डाउनवर्ड mg, जिस भी रस्सी से वो बंधा है वो हो गई इसकी टेंशन T, mg यहाँ पर ये इधर बन जाएगा mg cos थीटा कंपोनेंट इसका, ये वाला एंगल थीटा, थीटा कौन सा ये वाला, ये, बिकॉज ये वाला थीटा बन रहा है, थीटा एंगल लोअर से लोअर मोस्ट पॉइंट से थीटा बन गया, ये mg cos थीटा को मिलाओ तो एट P आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगी टेंशन इज इक्वल टू mg cos थीटा, और सर्कुलर मोशन में तो जा ही रहा है तो mv²/r सेंट्रीपिटल फोर्स ये बन गया इसका, ठीक है। अब जो हमें स्टडी करना है वो स्टडी करना है हमें H पर, L पर और L पर। तो सबसे पहले देखते हैं एट H। एट H क्या है? हमारे पास टेंशन मिनिमम होनी चाहिए। मिनिमम क्यों? जब भी आप देखो कि अगर आप एक लूप में ऐसे एक रस्सी से पत्थर को बांधो और ऐसे घुमाओ और उसको ढीला छोड़ो, तो ढीला छोड़ो ऊपर जाकर वो स्लैक करता है, मतलब जो रस्सी है वो मुड़ेगी, वो ऊपर जाके मुड़ेगी, नीचे जाके कभी ऐसा नहीं होता। तो क्यों हो रहा है वो? कि ऊपर जाकर उसकी टेंशन रिड्यूस होती चली जा रही है। अब ऊपर जाके टेंशन मिनिमम हो रही है तो टेंशन यहाँ पर इसको मिनिमम करना है हमें, इस वाली पूरी एक्सप्रेशन को। एक जनरल एक्सप्रेशन तो आई गई। ऊपर देखो तो ये थीटा है, थीटा ऊपर जाता है तो कितना हो रहा है यहाँ पे 90 डिग्री का, और यहाँ पर हो गया टोटल ये 180 डिग्री का, ठीक है। कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, तो ये वाली एक्सप्रेशन बन गई हमारे पास mv²/r माइनस mg, कॉस थीटा हो गया -1 एट H, थीटा इज 180 डिग्री, कॉस थीटा आ गया -1। अब टी मिनिमम क्या है? सर्कुलर मोशन में अगर ऑब्जेक्ट को चलना है तो टेंशन रहनी चाहिए, तो फॉर कंप्लीटिंग द सर्कल टेंशन रहनी चाहिए, मतलब टेंशन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब mv²/r माइनस mg इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये उधर चला जाएगा, मतलब mv²/r इज ग्रेटर देन इक्वल टू mg, m से m कट गया, v² इज ग्रेटर देन इक्वल टू rg, ये एक एक्सप्रेशन आ गई। मतलब कि यहाँ से हमारे पास आ गया कि एट H है हमारे पास v इज ग्रेटर देन इक्वल टू √r g, ये एक चीज आ गई हमारे पास यहाँ से। तो v इज ग्रेटर देन इक्वल टू √r g आ गया। अगर यहीं पे टेंशन की वैल्यू निकालो तो ये तो हमारे पास आगे v की वैल्यू वेलोसिटी की, भाई h पर मिनिमम वेलोसिटी इतनी ही होनी चाहिए, √rg इससे ज्यादा हो तो ही चलेगी, इससे कम पर काम नहीं चलने वाला हमारा। तो v की एक्सप्रेशन ये वाली आ गई हमारे पास। अब इसको यूज करके हम आगे चलते हैं, मतलब अब हमें निकालना है एट L, हमें एक्सप्रेशन निकालनी है। तो एट L अगर L पोजीशन मतलब लोअर मोस्ट पोजीशन पे देखो तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टोटल एनर्जी एट H मस्ट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट L। तो टोटल एनर्जी एट H इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट
एल। एच पे टोटल एनर्जी कितनी है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, हाफ एम वी एच स्क्वायर, इसको लिख देते हैं वी एच प्लस एम इंटू जी इंटू एच, पोटेंशियल एनर्जी एच कितना हो गया इसके लिए, दिस इज रेडियस आर, तो ये हो गया 2r डिस्टेंस, तो 2r इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट एल, तो हाफ एम वी एल का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल तो जीरो है बिकॉज ये तो लोअर मोस्ट पॉइंट है। अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ से एम 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 गया, एलसीएम ले लेंगे अगर इसका तो ये बन जाएगा वी एच का स्क्वायर, 2 इधर चला गया तो 2 इंटू 2 4 जी आर इज इक्वल टू, एलसीएम 2 लिया था तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, वी एल स्क्वायर। इसको सॉल्व करें, वी एच की वैल्यू ये वाली डाल दें ग्रेटर देन इक्वल टू, तो मतलब वी एल मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू, वी एच क्या था, वी एच का स्क्वायर इज आर जी, तो 5 आर जी का स्क्वायर रूट, इतनी मिनिमम हमारे पास वेलोसिटी होनी चाहिए एट द लोअर मोस्ट पॉइंट। वी एच की जगह आर जी डाला, आर जी 4 RG प्लस 5 RG आ गया 5 RG, स्क्वायर का इधर कर दिया स्क्वायर रूट, तो मतलब लोअर मोस्ट पॉइंट पे इतनी वेलोसिटी तो हमारे पास होनी ही चाहिए फॉर कंप्लीटिंग द सर्कल। सबसे ऊपर कम वेलोसिटी चाहिए, बट इसको अब क्या करना है, इसको ऊपर उठना है, ऊपर उठने के लिए इसको ज़्यादा वेलोसिटी चाहिए होगी, एंड हेंस यहाँ पर वेलोसिटी इसकी इंक्रीज हो गई, 5 RG आ गई। इसी पॉइंट पर अगर आप टेंशन देखो तो टी एल कितना चाहिए, तो टी एल सबसे लोअर मोस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम टेंशन होगी, बिकॉज यहाँ पर वेट ज़्यादा हो गया और इसको आगे भी बढ़ना है, सेंट्रीपिटल फोर्स भी चाहिए, इसको अब ऊपर उठना है, तो मैक्सिमम टेंशन क्या, टेंशन वाली एक्सप्रेशन में यहाँ पर आप इस वाली जगह पे डाल दो एम जी कॉस थीटा प्लस, और यहाँ पर थीटा कितना है 0, कॉस 0 होता है 1, तो एम जी प्लस एम बी स्क्वायर बाय आर, तो ये हो गया एम जी प्लस एम बी स्क्वायर बाय आर, तो टी एट एल कितना आ गया, एम इंटू जी प्लस एम इंटू यहाँ पर हो गया वी एल आया हमारे पास 5 RG, तो 5 RG डिवाइडेड बाय आर, आर से आर कट गया, और ये क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू, तो टी एल मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू, आर से आर कट गया 5mg प्लस mg, तो 6mg, ये हमारे पास आ गई टेंशन, तो टेंशन 6mg से ज़्यादा होनी चाहिए, हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन 0 से ज़्यादा होनी चाहिए, यहाँ पर 6mg से ज़्यादा होनी चाहिए, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी रूट RG से ज़्यादा होनी चाहिए, यहाँ पर 5 RG से ज़्यादा होनी चाहिए, सेम कंडीशन लगा देते हैं फाइनल पॉइंट पे, तो अब हम निकालते हैं एट मिडल पॉइंट M, तो एट M अगेन टोटल एनर्जी एट, कहीं से भी कंपेयर कर लो, एट एल से कर लेते हैं, इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट मिडल पॉइंट एम। एल पे क्या था, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी थी, तो हाफ एम वी एल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, एट एम है हमारे पास हाफ एम वी एम का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी, हाइट कितनी हो गई इसकी, सिर्फ ये रेडियस ऊपर गया है, उधर जाने से कोई मतलब नहीं, हमें तो इधर से ऊपर हाइट चाहिए आर, तो ये हो गया प्लस एम जी इंटू हाइट हो गई इसकी आर। अब यहाँ पर इसका एलसीएम ले लें तो m, एक तो m तो क्या है यहाँ पर, ये वाला m, ये वाला m, ये वाला m कैंसिल हो गया, बचा क्या वी एल का स्क्वायर, 2 यहाँ से कट जाएगा और 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बचा वी एम का स्क्वायर प्लस जी आर, ठीक है, जी आर इधर जाके माइनस कर दो, तो वी एम स्क्वायर इज इक्वल टू वी एल स्क्वायर माइनस जी आर, और सॉरी ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, तो 2gr, और इसका स्क्वायर रूट किया, और वी एल की वैल्यू ये वाली डाल दी 5gr, तो वी एल की वैल्यू, वी एल स्क्वायर की वैल्यू 5gr माइनस 2gr, ये हो जाएगा 3gr, तो वी एम स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5gr माइनस 2gr, तो ये बन गया वी एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3gr। और अब अगर इस पॉइंट पे टेंशन निकालें तो टेंशन एट m क्या हो जाएगी, वही वाली एक्सप्रेशन इसकी एम जी कॉस थीटा, यहाँ पर थीटा हो गया 90 डिग्री, कॉस 90 होता है 0, तो सिर्फ बचा एम वी स्क्वायर बाय आर, तो ये बचा एम वी स्क्वायर बाय आर, और यहाँ पर वी एम है, वी एम आ गया इसका हमारा 3gr, तो टेंशन एट m इज इक्वल्स टू m इंटू यहाँ पर 3gr डिवाइडेड बाय आर, आर से आर कैंसिल, 3mg बचा, तो टेंशन एट m इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर भी आएगा
ग्रेटर देन इक्वल टू 3mg। तो ये है हमारे पास फाइनल चीज कि जब भी एक ऑब्जेक्ट वर्टिकल सर्कल के अंदर मूव करेगा तो उसके लिए वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट होनी चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ आर जी से ज्यादा, आर उसका रेडियस, और टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट होनी चाहिए 0 से ज्यादा। एट द लोअर मोस्ट पॉइंट वेलोसिटी होनी चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ 5 आर जी से ज्यादा और टेंशन होनी चाहिए 6 एम जी से ज्यादा। एंड एट द मिडल पॉइंट, उसके एग्जैक्ट मिडल पे 90 डिग्री पे, वेलोसिटी होनी चाहिए 3 आर जी से ज्यादा एंड टेंशन होनी चाहिए 3 एम जी से ज्यादा। एंड दैट्स इट फॉर दिस कंप्लीट सेशन। लॉज ऑफ मोशन पूरा का पूरा चैप्टर अच्छी खासी डिटेल में मैंने आपको करवा दिया है। आई होप आपको सारी चीजें बहुत बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। एंड इफ इट इज, अगर ऐसा है तो प्लीज गिव दिस वीडियो थम्स अप, कमेंट करो कि भैया मुझे सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ गई हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। आगे जो हम लाइव सेशंस करेंगे जहां पर हम एनटीए के क्वेश्चंस करेंगे, और फिर सिर्फ उन 5 सालों के लिए हम स्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे, उससे पहले वाले भी जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे वो भी मैं आपको सारे के सारे करवाऊंगा। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी करो ताकि उन वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से मेहनत करो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एवरीथिंग इन लाइफ, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।